जय हिंद दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए साइंस से संबंधित पूछे जा सकने वाले 20 प्रश्न और उन सभी का विस्तृत विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है क्यूरी पॉइंट वह तापमान है जिस पर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्यूरी पॉइंट का डेफिनेशन ही क्या होता है? क्यूरी पॉइंट का डेफिनेशन होता है वह तापमान जिस पर कोई मेटल अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। क्यूरी पॉइंट वह तापमान होता है जिस पे कोई मेटल अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करता है? लूज कर देता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्यूरी पॉइंट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रयुक्त समस्थानिक द आइसोटोप यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम 235। देखिए, यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यूरेनियम 238, 234 और 236 का न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे इसको डायरेक्टली हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए फ्यूल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट गो अंडरगोज फ्यूजन, ये फ्यूजन नहीं करता है, इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं। देखिए, हम लोग को 238 यूरेनियम जो होता है मोस्ट अबंडेंटली हम लोग को पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में यूरेनियम 238 का ही यूरेनियम 238 ही पाया जाता है। बट यूरेनियम 238 को क्या किया जाता है? इसको इनरिच करके यूरेनियम 235 में कन्वर्ट कर देते हैं पहले, उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यूरेनियम 235 में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 92, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 143 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। बट यूरेनियम 238 का बात करेंगे तो यूरेनियम 238 में 92 प्रोटॉन, 92 इलेक्ट्रॉन एंड 146 न्यूट्रॉन। मीन्स यहाँ पे जो भी आइसोटोप्स उसमें न्यूट्रॉन की संख्या में क्या होगा? बदलाव हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर ले जाने पर एक लोलक का आवर्तकाल होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कि अगर हम चंद्रमा पर किसी पेंडुलम को लेकर जाते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? बढ़ जाता है। देखिए, फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम का? T = 2π√L/g। यहाँ पे L क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम, और G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमें पता है कि चंद्रमा पर जो G होता है वो अर्थ के G का 1/6 होता है। तो अगर ये G बढ़ जाता है तो क्या होगा? अगर ये G घट जाता है तो क्या होगा? 1/6 हो जा रहा है, तो G अगर घट जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा। मीन्स टाइम पीरियड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? G के, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रणोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रॉकेट में फ्यूल के तौर पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। देखिए, थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि आपके नेक के पास होता है। थायराइड ग्रंथि जो होता है इट इज सिचुएटेड नियर द नेक के पास आपका मौजूद होता है। और ये क्या करता है? ये सीक्रेट करता है हार्मोन्स, इट सीक्रेट हार्मोन्स, ठीक है, जैसे कि थायरोक्सिन, जो कि क्या करता है? जो क्या कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन जो होता है वो आपको किस चीज़ क्या कंट्रोल करता है? मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी, ठीक है। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हर्बल इंडियन डॉक्टर किस पौधे को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
आंवला, आंवला को क्या कहा जाता है? हर्बल इंडियन डॉक्टर। क्यों कहा जाता है? सबसे पहला चीज़ है क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट में, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है आंवला में और क्या क्या पाया जाता है? विटामिन सी तो रहता ही है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रूप है। कैरोटीन, ठीक है, और भी कंटेन करते हैं जैसे कि इलैगिक एसिड, गैलिक एसिड एंड मैनी मोर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। मोनाजाइट, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। थोरियम जो होता है वो आपका मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है थोरियम? अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इंडिया में केरला का मालाबार कोस्ट जो है, मालाबार कोस्ट में क्या पाया जाता है? मोनाजोइक रेत पाया जाता है, मोनाजाइट रेत पाया जाता है, और इसी रेत से हम लोग क्या करते हैं? थोरियम को निकाल लेते हैं। देखिए इसका यूजेज बहुत है, जैसे कि सिरामिक्स में, वेल्डिंग रोड में, कैमरा टेलीस्कोपिक लेंस में, फायर ब्रिक्स में, और आपका हीट रेजिस्टेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक इष्टतम घुलित ऑक्सीजन स्तर मिलीग्राम पर लीटर में है। मीन्स कि अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए पानी में कितना मात्रा में ऑक्सीजन जो होता है वो घुला होना चाहिए मिलीग्राम पर लीटर में? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 से 6 मिलीग्राम। प्रत्येक लीटर में 4 से 6 मिलीग्राम पर लीटर अगर अवेलेबल रहता है ऑक्सीजन, तो वो जलीय जीवों के सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश होता है। मीन्स आपसे पूछ रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, इसका कंडीशन दिया हुआ है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो कंडीशन होता है वो आपका ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है कि अगर कोई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा और आपतन कोण से अधिक होना चाहिए। मीन्स कि अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, और एंगल जो होगा वो आपका इंसिडेंट एंगल जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए फिगर में देखते हैं। देखिए वाटर स्लाइड गया, इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम एयर मीडियम में चला गया। ठीक है, बट एक ऐसा एंगल आएगा सेट करके अगर इसको इंसिडेंट कराएंगे तो ये क्या होगा? यहाँ से जाएगा रिफ्लेक्ट, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, बट वो एयर में ना जाके वाटर में ही चला रह जाएगा। तो ये जिस एंगल पे इसको हम लोग इंसिडेंट करवाए, जिससे ये लाइट जो है वो इसी मीडियम में चला गया, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अगर हम कोई उस लाइट को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे इंसिडेंट करवाएंगे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे, मीन्स थीटा जो होगा यहाँ पे θ1 जो है वो ग्रेटर है θc से, तो लाइट क्या होगा? इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास कंडीशन चाहिए कि कोई लाइट जो होगा वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए, पहला। दूसरा कंडीशन जो है वो कि इंसिडेंट एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, वो आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछेगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे आपको कोई डिवाइस काम करता है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं हम लोग, ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका किस पे काम करता है? ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टी पे ही काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, बायोमैकेनिक्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्क क्वालिटी मेथड इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इन द मैकेनिकल वर्ल्ड कॉल्ड। ठीक है, चलिए अब इसमें आप साथ में देख लेते हैं कि बायोनोमिक्स किसको बोलते हैं, बायोनोमिक्स किसको कहते हैं। अगर बायोनोमिक्स का बोलेंगे तो जीव संबंधी विज्ञान, जीव संबंधी विज्ञान, जीव संबंधी विज्ञान के बारे में पढ़ रहे तो ये आपका हो गया बायोनोमिक्स। बायोनोमी क्या होता है? जीव के नियम के संबंध में विज्ञान की शाखा, जीव के नियम के संबंध में अगर पढ़ रहे, जीव के नियम के संबंध में, नियम के संबंध में अगर पढ़ रहे तो आपका क्या हो जाएगा, वो स्टडी को आपको बायोनोमी कहलाएगा। बायोमेट्री किसे कहते हैं? बायोमेट्री होता है जीव मापन में, जीव मापन, जीव मापन। देखिए बायोमेट्री जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अटेंडेंस बनाने के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो उसमें क्या होता है, जीव के किसी भी इंसान के अंगूठे का नाप या किसी फिंगरप्रिंट को वो रीड कर लेता है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसके फिंगरप्रिंट को माप ले रहा है, तो इसलिए आपको उसको बोलते हैं क्या, बायोमेट्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा एंजाइम वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? आपका एंजाइम जो है वो आपका वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। बीसीजी टीकाकरण को प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। मीन्स बीसीजी जो होता है वो किस चीज़ की इम्यूनिटी के लिए आपका इस्तेमाल होता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक। देखिए बीसीजी जो टीका का निर्माण किया गया था, ये बनाया गया था, डिस्कवर किया गया था बीसीजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बेसिकुलस कैमलाइट कैलमेट ग्यूरिन। ठीक है, इसको दो फ्रेंच साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिनका नाम था कैलमेट, पूरा नाम था एल्बर्ट कैलमेट एंड कैमिल ग्यूरिन। इन्हीं दोनों ने आविष्कार किया था 1921 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त किसका उदाहरण है? देखिए जो सुबह में सूर्य हम देखते हैं जो हमें लाल लाल दिखाई देता है, या जो शाम को सूर्य दिखते हैं जो हमें लाल लाल दिखाई देता है, वो एक्चुअल में सूर्य नहीं है। वो क्या होता है, सूर्य का एक तरह का हम समझिए प्रतिबिंब ऐसा हमें दिखता है। क्यों दिखता है? वो आपका होता है रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हमें दिखता है। देखिए होता क्या है, यहाँ पे जैसा कि एटमॉस्फेयर है, सनराइज हो रहा है, सूरज अभी यहीं है, हम लोग यहाँ पे है, हम लोग हॉरिजन के ऊपर लेवल पे, मीन्स ऑब्जर्वर जो है यूँ यहाँ पे है। तो यहाँ से जब सूर्य का रोशनी एटमॉस्फेयर में जाता है तो क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट हो जाता है और ऑब्जर्वर के आँख में चला जाता है। ऑब्जर्वर जब इसको एक्सटेंड करके देखता है तो उसे सूर्य क्या दिखाई देता है, ऊपर में दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी सूर्योदय हुआ भी नहीं है पर उसे सूर्य यहाँ पे दिख रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अब सूर्योदय हो चुका है, जब लाइट यहाँ से इसके पास यहाँ जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ऑब्जर्वर के आंख में जाता है, तो इससे फिर क्या दिखेगा, सूरज यहाँ, मीन्स सनसेट हो चुका है बट सूरज उसे क्या दिखेगा, हॉरिजन से ऊपर में दिखता है। तो ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाह्य दहन इंजन का उदाहरण है? देखिए इंजन जो होता है वो दो तरह का होता है। इंजन जो होता है वो
दो तरह का होता है मेनली। एक होता है आईसी इंजन, इसको बोलते हैं इंटरनल कंबसन इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन, और एक होता है आपका एक्सटर्नल कंबसन इंजन। देखिए, जिसमें आपका जो फ्यूल है वो इंजन के अंदर में जलेगा वो इंटरनल कंबसन कहलाएगा, जो बाहर में जलेगा वो एक्सटर्नल कंबसन कहलाएगा। सिंपल सा चीज़ है। तो इसका जो सही जवाब है इस प्रश्न का कि कौन सा बाह्य दहन का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका सही जवाब होगा। भाप इंजन जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन का एग्जाम्पल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा बदलने या उलटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कॉम्यूटेटर। देखिए कॉम्यूटेटर क्या होता है, फिगर दिखा हुआ है। देखिए ये आपका जो पूरा का पूरा एक आप जनरेटर का समझ लीजिए कि हम एक आपके पास फिगर रख दिए है, जहाँ पे ये आपका स्टैटिक मैग्नेट है, यहाँ पे कॉइल है, कॉइल से जो करंट हो रहा है वो आपका यहाँ पे आ रहा है, और ये आपका क्या है, कॉम्यूटेटर है। ये ब्रशेस लगा हुआ है और ये साफ्ट ये घूम रहा है और ये कॉम्यूटेटर है। तो देखिए ये जो कॉम्यूटेटर यहाँ पे है, अगर इसमें हम परिवर्तन कर देंगे तो क्या होगा, करंट का डायरेक्शन इधर से आ रहा होगा वो अब क्या होगा, इधर से फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कॉम्यूटेटर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो सक्रिय किरणों के उत्सर्जन के बाद सभी रेडियोधर्मी पदार्थों का अंतिम उत्पाद क्या होता है? मीन्स कि अगर व्हाट इज द इन प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आफ्टर इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेज, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, लीड। सीसा रेडियोधर्मी पदार्थ अपना रेडियो एक्टिव इमिशन करने के बाद जो उसमें बचता है वो लीड बचता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में एक इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल? देखिए ये आपका क्या है, डेफिनेशन ही दिया हुआ है, और ये किसका डेफिनेशन है, ये आपका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं, विद्युत क्षमता किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो किसी पॉजिटिव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला जाने में, इस इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ला जाने में जो वर्क डन लगेगा वो उस जगह का क्या होगा, पोटेंशियल होगा, वी होगा, वोल्ट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अग्निशमन कपड़े निम्नलिखित में से किससे बनाए जाते हैं? ठीक है, फायर फाइटिंग क्लॉथेस जो होता है वो किस चीज़ का बनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एस्बेस्टस। देखिए एस्बेस्टस क्या होता है, एस्बेस्टस एक ऐसा मटेरियल है जो क्या होता है, ड्यूरेबल होता है फर्स्ट, एंड हीट के लिए रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंट टू हीट होता है, रेजिस्टेंट टू हीट होता है। इसीलिए अग्निशमक वाले लोगों के लिए एस्बेस्टस का कपड़ा बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील के मिश्रण से बनी एक धातु, ठीक है, धातु है, कौन है स्टेनलेस स्टील, मतलब स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए कौन सा धातु का इस्तेमाल करते हैं? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकेल को मिक्स करते हैं। ठीक है, ये याद करने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्प्रिन का उत्पादन होता है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, विलो बार्क। देखिए विलो इस तरह का पेड़ होता है, ठीक है, और इस तरह का पेड़ का जो छाल होता है, पतला पतला लकड़ी की तरह उसका जो छाल होता है, इस छाल में क्या पाया जाता है, इस छाल में पाया जाता है एस्पिरिन। एस्पिरिन या इसे हम लोग बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड।
जो कि एक पेन किलर की तरह काम करता है। और ये जो पौधा है या पेड़ है वो आपका वैसे जगह पे पाया जाता है जहाँ का सॉइल जो होगा वो मॉइस्ट होगा, ठीक है, कोल्ड में, मीन्स कोल्ड होना चाहिए, कॉइल्ड होना, मॉइस्ट होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए और टेम्परेट जोन होना चाहिए, टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में ये पाया जाता है इस तरह का पेड़। चलिए, तो आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, स्टडी फॉर गोल्स जो होता है, स्टडी फॉर गोल्स जो है वो विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न विभिन्न सिलेबस को कवर करने के लिए विभिन्न विभिन्न कोर्सेज को लाए हैं। आप अपने से संबंधित जो भी कोर्स आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को ले सकते हैं। कोर्स अभी डिस्काउंट में अवेलेबल है और साथ में फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। तो फ्री टेस्ट या आप जो कोर्स है वो आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर आप प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।